बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है जी कोरल्स। हम कोरल्स का तारुफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला है जी कोरल्स, दूसरा है कोरल रीफ्स, और इसी के अंदर इसकी टाइप्स। ये तीन चीज़ें जो हैं मैं डिस्कस करूँगा। अब चूंकि कोरल्स का तारुफ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कोरल रीफ्स क्या होते हैं ये आपकी इंटर की बुक में मौजूद था। आई एम श्योर आपकी मेजॉरिटी ने चैप्टर 10 नहीं पढ़ा होगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आप लोग जब इंटरव्यू के लिए आए थे तो मैंने खुद ही कहा था कि चैप्टर जो पढ़ने उसमें चैप्टर 10 भी शामिल था, और मुझे अंदाजा हो रहा है आपकी क्लास लेने के बाद कि आप में से किसी ने भी चैप्टर 10 पढ़ने की जहमत गराने की है अभी तक। ऐसा ही है कि नहीं है? चलिए, अब कितने लोग हैं जी, आप में से कितने लोग हैं जो कोरल रीफ से प्रॉपर वाकिफ है, पहले से वाकिफ है? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोरल रीफ से प्रॉपर वाकिफ हो भी? उसको बताओ पहले से कोरल रीफ्स क्या होते हैं, एक्चुअली क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन? चलें, कोई बात नहीं है जी। जी, आज फिर मुझे एक बार फिर वही लफ्ज़ याद करना पड़ेगा। 37 समिया, बेटा आप बताएंगे जी। मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ कुरान पाक में, मेरे ख्याल के मुताबिक ये 2 बार आया है, और एक तो डेफिनेटली सूरह रहमान में है। लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है मिर्जान, और आयत में लूलू वल मिर्जान, ये 2 चीज़ें हैं सूरह रहमान के अंदर। क्या भी आयत पढ़ के सुना सकेगी मुझे हाफिज़ा समिया जी? यस सर। बेटा ये आयत सूरह रहमान की आयत है, लूलू वल मिर्जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये इससे पहले जो आयत है पूरी, क्या मुझे पढ़ के सुना सकती हैं? सर कौन सी आयत? सूरह रहमान की आयत है। चूँकि मेरा तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, आपने चूँकि प्रॉपर पढ़ा हुआ है, लेकिन चलिए मैं पहले बोल देता हूँ, आपने इसको करेक्शन करनी है। यखरुजु नहीं, मुझे आयत ज़ुबानी याद नहीं है जी मुझे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल हाफिज़ नहीं हूँ और मुझे तो कुरान पाक बहुत कम ही आता है। उसमें गालिबन यखरुजु से शुरू हो रही है, और इसमें मिन्हु यखरुजु लूलू। मिन्हु लुलु वल मरजान। जी बिल्कुल, ये वाली आयत मिन्हु लुलु वल मरजान। जी। बहरहाल ये कुरान पाक की आयत है जी। इसमें लूलू और मिर्जान 2 लफ्ज़ है। ये मिर्जान है, यही कोरल्स है जो हमारा टॉपिक है, कोरल्स। अरबी में इसको मिर्जान, उर्दू में इसको मूंगा कहते हैं। उर्दू में इसका अगर तर्जमा करें तो मूंगे के जजीरे तर्जमा किया जाएगा, लेकिन ये आपके लिए सारी की सारी चीज़ें गैर मारूफ हैं। अभी हमने जो कल डायग्राम देखी थी, अब मुझे डायग्राम ड्रा करनी है जी, और मैं आपको दोबारा पहले से फिर बता देता हूँ कि मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, इसमें बहुत सी खामियाँ हैं। ये मैं एक ज़मीन का नक्शा बना रहा हूँ, चलें इसको ज़मीन का नक्शा ही समझ लीजिए जी, ये जनरल नॉलेज के लिए है। ये एक पहाड़ बनाया है मैंने, ये मैदानी इलाका है, और ये आगे ज़मीन नीचे गहराई की तरफ जा रही है, ये सी है, समुंदर है। समुद्र में मुझे पानी शो करना है, उस पानी को मैं ब्लू कलर में शो कर दूंगा ताकि चीज़ें आपके ये यहाँ पे ये सी लेवल है जो मैंने ब्लू शो कर दिया। दिस इज सी लेवल, एस फॉर सी, दिस इज एल फॉर लैंड, एंड दिस इज एम फॉर माउंटेन। अब गौर कीजिएगा, उर्दू में मैं तो बोल रहा हूँ, समुंदर का किनारा जहाँ पे समुंदर शुरू होता है, तो ज़मीन है तो समुंदर है, इसको हम साहिल कहते हैं, शोर। और यहीं पे अब ये समुद्र द्वारा, अब मैं कुछ और लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर आप इन लफ्ज़ों से वाकिफ़ हैं कि नहीं वाकिफ़ हैं। मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में लफ्ज़ बोल देता हूँ, पहले इंग्लिश में बोल दूँ। क्या आप समझते हैं व्हाट इज ए कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ? बड़े सगीर। मैंने जो सवाल बोला दोबारा सुनिए, मैंने लफ्ज़ बोला है व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जी, कौन जवाब देना चाह रहा था जी? सर बड़े आज़म मुख्तलिफ लेयर से बने होते हैं, उन्हें कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। नहीं बेटा, आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कोई जवाब नहीं आया जी।
چلیں اگلا لفظ ہے واٹ از کانٹیننٹل سلوپ. کانٹیننٹل کی اسپیلنگ سیم ہے, میں صرف سی لکھ رہا ہوں, سی کے آگے فل اسٹاپ ڈال کے سلوپ لکھ دیا میں نے. کانٹیننٹل سلوپ کیسے واقف ہیں؟ چلیں ابھی تک دیکھیے گا یہ جگہ جی سلوپ تو ڈھلوان ہوتا ہے. جی بالکل ڈھلوان ہوتی ہے. چلیں اب یہاں پہ آ جائیے. اگلا نام کیا آپ اس کا واقف ہے نہیں واقف ہے؟ لفظ ہے انٹر ٹائڈل زون. ڈو یو نو وٹ از انٹر ٹائڈل زون؟ سر سمندر کا وہ حصہ جہاں پانی اترتا اور چڑھتا ہے چلو جی کے آپ کی بات درمیان جو ٹھیک ہوتا ہے. ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. یہ میں نے یہاں پہ کر کے میں نے اس کو ذرا یہ کلر دے دیا ہے جس میں اوپر مٹیز بھی ان دونوں سے نظر آ رہی ہیں, نیچے سے پانی بھی نظر آ رہا ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کو انٹر ٹائڈل زون کہتے ہیں. اتنی جگہ جس کو میں نے اس طرح سے مارک کر دیا. نیچے وہ براؤن کلر نظر آ رہا ہے, اوپر سے آپ کو یہ کلر جو پانی کا کلر ہے, یہ انٹر ٹائڈل زون. اب یاد رکھیے گا کہ فرض کیجیے آپ یہاں پہ ہیں, جب پانی میں انٹر ہوں گے پہلے پانی آپ کے پاؤں کے قریب ہوگا, پاؤں جسٹ ٹچ کرے گا پانی. اب آگے جائیں گے پاؤں ڈوب جائیں گے, اور آگے جائیں گے ٹخنے ڈوب جائیں گے, اور آگے جائیں گے آپ گوڈے گوڈے پنجابی آپ سب کو آتی ہوگی پانی میں چلے جائیں گے. اس سے اور آگے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ پانی زیادہ گہرا ہو جائے گا. آپ میں سے کوئی ہے جو کراچی گیا ہو؟ آپ میں سے کوئی کراچی گیا ہے؟ کسی نے جی یہ کس نے جواب دیا جی؟ کشمیر گئے ہیں. نہیں میں نے کراچی کہا جی. آپ میں سے کوئی کراچی گیا ہو؟ جی مریم یہ کس نے یس کس نے کہا تھا کراچی کے حوالے سے؟ کراچی نہ سے کسی اور جگہ پہ ساحل پہ گیا ہو, سمندر کے ساحل پہ کوئی گیا ہو, سمندر کے پانی میں انٹر ہوا ہو؟ نو آنسر. چلیے کوئی بات نہیں جی, کراچی جانا چاہیے. کراچی انتہائی خطرناک چیز ہے. کیوں خطرناک ہے اس کا بتاؤ کو پہلے سونا چاہیے. بہرحال یاد رکھیے کہ جب آپ سمندر میں داخل ہوتے ہیں, ہمارے ہاں عام طور پہ ہر سال یہ خبریں بڑی کامن ہوتی ہیں, بعض کا عید کے موقع پہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جی بہت سے لوگ سمندر پہ پکنک منانے گئے اور اس کے بعد وہ شوہے ہو کے وہ سمندر میں جا گھسے. ان کا خیال تھا کہ جیسے ہم دنیا پہ شرطیں کرتے ہیں یہاں بھی کر سکتے ہیں, اور واپسی پہ ان کی داد کم ہو گئی. اب ریزن یہ ہوتی ہے کہ سمندر بہت ہی پاورفل ہے, انسان کچھ بھی نہیں ہے. انسان سمجھتا یہی ہے میں بڑا پھنہ خواہ ہوں, لیکن سمندر کے آگے بڑی بڑی بلڈنگ بھی پھنہ خانے رہتی ہیں. جب آپ گھٹنوں سے آگے چلے جاتے ہیں, جب تک آپ کے گھٹنوں تک پانی ہے وہاں تک تو وہ قابل قبول ہے, لیکن جب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں سمندر کے میں سے پانی ہر وقت لہریں آ رہی ہوتی ہیں. لہر ایک بار ادھر کو آتی ہے اور پھر ادھر کو آتی ہے. بندہ جیسے گھٹنوں سے جب آگے چلا جاتا ہے پانی میں تو لہریں جو لہر ادھر سے آئے گی وہ بندے کو ادھر گرا دے گی, اور وہی لہر جب واپس مڑ کے جائے گی دوسری بار بندہ بھی اٹھا بھی نہیں ہوگا, اس کو آگے گرا دیتی ہے. صرف وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ ہم نے لہروں کے سامنے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے کھڑا ہونا ہے, وہی صرف اس کو سمجھتے ہیں. عام بندہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہوئے سمندر کی نظر ہو جاتا ہے. بہرحال جو ہمارا ٹاپک ہے سر کہ یہ جو اتنا حصہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کہہ دیجیے, اس کو ہم کانٹیننٹل شیلف کا نام دیں گے. کانٹیننٹس جہاں پہ آگے سمندر میں جا رہے ہیں اس میں ہلکی سی گہرائی, کم گہرائی ہوتی ہے. جب ہم آگے جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی نہیں, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تصویریں, جب ہم زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کو کانٹیننٹل سلوپ کا نام دیتے ہیں. تو یہ اگلا حصہ ہے یہاں سے آنورڈ, دس از کانٹیننٹل سلوپ, اور جو یہ پہلے والا حصہ تھا یہ کانٹیننٹل شیلف کہلاتا ہے. اب جہاں پہ کانٹیننٹل شیلف ہے جہاں پانی آتا جاتا رہتا ہے, یہاں پہ سب سے پہلے کورلز کی گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے. یعنی کم گہرے پانی میں کورلز, کم گہرے پانی میں اگر یہاں پہ گرو ہونا شروع ہو جائیں, اب مجھے یہاں پہ اس کا کلر چینج کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ ایک میں اس کا کلر کرنے لگا ہوں جی, چلو یہ کر دیتا ہوں. یہاں پہ آہستہ آہستہ کورلز گرو کرتے جا رہے ہیں, اور ایک سٹیج آتی ہے یہ کورلز پانی سے اوپر نکل آتے ہیں اور ایک ریف بن جاتا ہے, ایک جزیرہ بن جاتا ہے. ریف کا مطلب جزیرہ, یہ کورل ریف بن گیا. اب اس طرف سمندر موجود ہے, ادھر بھی سمندر ہے, سمندر کے اندر یہ بہت بڑا نہیں ہے, چھوٹے سائز کا ہوگا. اس طرح کا ریف جو بالکل اس کے قریب بنا ہے اور سال کے بالکل ساتھ ہے, دس ریف از کالڈ فرنجنگ ریف. فرنج میں صرف چلو پورا رکھتا ہوں. جو فرنج کے لفظ سے واقف ہے پہلے سے کہ نہیں, یہ آپ بتائیں گے, یہ لکھنے میں زیادہ ٹائم لگے گا, اگر میں ٹائپ کر دوں زیادہ آسان رہے گا. فرنج میں نے ایف
चलो ये लिखा गया जैसा भी लिखा गया, ये फ्रिंज है जी, मैं इधर पूरा लिख देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए, ऐसे गड़बड़ होगी। पहली टाइप है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ को दूसरा नाम भी है जिसका, और वो है शोर रीफ। फ्रिंजिंग रीफ इज आल्सो कॉल्ड शोर रीफ। ये पहली टाइप है जो मैंने तस्वीर यहाँ बता दी है, ये बिल्कुल साल के साथ। सेकंड पॉसिबिलिटी, उसका नाम है बैरियर रीफ। बैरियर रुकावट को कहते हैं, इसकी तस्वीर मुझे बनानी पड़ेगी तो ये फिर क्लियर होगा कि बैरियर रीफ क्या होता है, आर रीफ है जी। और लास्ट वन होते हैं अटॉल। ये इसके स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, इसमें या तो सिंगल टी के साथ डबल एल है, या मेरे ख्याल में यही है जी, अटॉल्स। दीज आर 3 टाइप्स। मैंने यहाँ पे साहल के ऊपर बिल्कुल जहाँ पे बर्र आज़म है वहाँ पे एक ऐसा, यहाँ पे जो पानी होगा थोड़ा बहुत पानी होगा जिस पे आप चल फिर सकते हैं। बहरहाल ये रीफ फ्रिंजिंग रीफ कहलाते हैं, शोर रीफ कहलाते हैं, किनारे के करीब होते हैं और बहुत कॉमन है दुनिया में। हर बर्र आज़म, हर जजीरे के साहल के ऊपर ये रीफ्स पाए जा सकते हैं और पाए जाते हैं। बाकी शरात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे हैं सेकेंड टाइप की तरफ जिसका नाम है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ ज़्यादा फासले पे होता है, इतना बड़ा फासला होना चाहिए। यह तस्वीर मुझे मजबूरन यही बनानी पड़ेगी क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि मैं मज़ीद कोई तस्वीर चाहिए। इसको मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ। ये एक और रीफ है और ये इस फासले पे, ये दूसरा रीफ है। इसको बी फॉर बैरियर, मैं सिर्फ बी लिखा है यहाँ पे, दिस इज बी फॉर बैरियर। तीसरी किस्म के रीफ को मुझे एक और डायग्राम बना के शो करना पड़ेगा और उस डायग्राम को ये मुझे थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे। इसको मैं किसी और कलर में ले जाता हूँ। इसकी शक्ल को गौर से देखिए, आपको क्या लग रहा है। ये मैंने रीफ बनाया, जो ग्रीन कलर में है ये अटॉल है। इस अटॉल के सेंटर में मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ जी, दिस इज एल, ये है लेगून, और इस तरह लिखा है मैंने एस, ये है सी, और ये ग्रीन कलर वाला सारे का सारा ये सारा इधर में लाया हुआ है। ये एरो का निशान था, ये सही नहीं लगा मुझसे। ये अटॉल है, ए फॉर अटॉल मैंने लेवल कर दिया है। ए फॉर अटॉल है, एल फॉर लेगून है, और एस फॉर सी। समुंदर के अंदर यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई है ये तकरीबन दायरा या नीम दायरा है, दायरा कह रहे नीम दायरा, या हॉर्स शू शेप कह रहे, जैसे हॉर्स शू की शेप होती है कुछ यूं की शेप के अंदर, ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। मालदीव्स, अगर आप इस नाम से वाकिफ हैं, मुझे नाम यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि माउस के साथ लिखना मेरे लिए कोई इतना आसान नहीं। डू यू नो व्हाट आर मालदीव्स? कितने लोग हैं जिससे वाकिफ हैं? कौन सा तो भी जवाब नहीं आ रहा। उर्दू में मालदीव कहते हैं, बहुत मशहूर जजीरा बल्कि डिज़ाइन है, और ये इंडिया के साथ, इंडिया से कुछ फासले के ऊपर मौजूद हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान में। ये भी इसी किस्म के जजीरे हैं। इंडोनेशिया के इलाके से वाकिफ हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के कोरल रीफ्स मौजूद हैं। और फिजी आइलैंड, मार्शल आइलैंड्स, ये पैसिफिक ओशन के मशहूर जजीरे हैं। और बहामास, वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी कोरल रीफ्स मौजूद हैं। कल हम ऑलरेडी कोरल रीफ्स के डायग्राम देख चुके हैं। चंद इंफॉर्मेशन, चूँकि बैरियर जो फ्रिंजिंग रीफ तो बहुत कॉमन है। अब दुनिया का एक तो हमने कल पढ़ा था ग्रेट बैरियर रीफ, कल नाम आया था ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया में बहुत से इलाकों में ऐसे रीफ्स मौजूद हैं जो ज्यादा फासले, ये फासला इतना होता है, नोट कीजिएगा, बैरियर रीफ का साहल से फासला इतना होगा कि यहाँ पे लॉन्चें चल सकती हैं, कश्तियाँ, छोटे जहाज भी चल सकते हैं। फर्ज कीजिए कि ये 200 मीटर के फासले पे है, 400 मीटर, 500 मीटर के फासले पे भी हो सकता है साहल से। और ये थे जी बैरियर रीफ्स। अटॉल ज्यादा गहरे समुद्र में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एल लिखा है और पूरा नाम बताया है मैंने, लेगून। लेगून झील को कहते हैं वैसे, और भी इसका मतलब है लेगून के। ये लेगून, कुछ साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो बड़ी हैरान कुन चीज सामने आई। इस लेगून के सेंटर में कुछ गहराई में जाए तो नीचे से एक अदद पहाड़ दरियाफ्त हो जाता है। अब मैं यहाँ पे तस्वीर एक और पहाड़ लगा हूँ, जगह तो प्रॉपर नहीं है लेकिन मुझे बारीक करके बनानी पड़ेगी जी, ताकि और ये क्लियर भी हो जाए कलर के डिफरेंस के साथ जी। यू हैव टू लुक एट हियर, ये मैंने एक छोटा सा पहाड़ दिखा दिया है यहाँ पे,
چلیں جس کلر میں بن گیا جو بن گیا صحیح ہے. یہ ایسے یہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت, اور یہاں پہ وہ گرین کلر پہ میں جسٹ ایسے دکھا دیتا ہوں. یہ وہ جزیرے ہیں جس کو میں نے گرین کلر میں, یہ اٹال, اے فار اٹال ہے, دس از اے فار اٹال. اس کے سینٹر میں یہ لیگون ہے, اور لیگون کے سینٹر میں نیچے ڈوبا ہوا یہ والا ایک پہاڑ یا رج موجود ہے جو کہ سمندر سے نیچے نکلا ہوا. یہ اصل میں پہلے اوپر تھا, اس کے آس پاس پہلے فریزنگ ریف پیدا ہوا, جزیرہ نیچے ڈوبنا شروع ہوا اور ریف شور ریف بن گیا, اور جب یہ بہت گہرائی میں چلا گیا تو وہ ریف اٹال بن گیا. یہ اٹال ہے. پر یہ ہے جو آل اباؤٹ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ٹاپک جو اسٹارٹ کیا ہم نے, میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ جو ہے اس کی ٹائپس خاص ایکسپلین کی ہیں. باقی جنرل چیزیں آپ جب مجھے چاہیں چیک کر سکتے ہیں. یہ ڈائیگرام جو میں نے خود ڈرا کر کے دی ہیں آپ کو, یہ بھی نیٹ سے مل سکتی ہیں, لیکن بہرحال چونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں نیٹ سے پہلے سرچ کرتا, تو میں نے ڈائیگرام خود بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں تک ہمارا ایک کوشچن کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کی ڈائیگرام کو سیو کر لیجئے, اور اگر کوئی کوشچن تو پوچھ سکتے ہیں, ادروائز پھر میں نیکسٹ کوشچن نیکسٹ چیپٹر کی طرف جانے لگا. جی کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟